देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब पानी से रफ्तार भरेगी। जी हां, जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। आने वाली 17 तारीख को देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद दौरे पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रायल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10 कोच वाली ब्रॉड गेज ट्रेन है। 1200 किलोवाट की 2 ड्राइविंग पावर कार, इंजन के अलावा 8 पैसेंजर कोच, हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर के लिए अलग कोच, फ्यूल सेल सिस्टम के लिए अलग कोच, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग कोच। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल होकर प्रधानमंत्री के संबोधन और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साक्षी बनेंगे। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के आने पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में कांग्रेस के निलंबित 5 विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें जरनैल सिंह, शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे को लेकर पूरे हरियाणा में उत्साह का माहौल है। राज्य सरकार इसे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रही है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारत के स्वच्छ और आधुनिक रेल परिवहन की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। कार्यक्रम स्थल से लेकर रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों तक सुरक्षा एजेंसियां तैनात है। प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान से लेकर भीड़ प्रबंधन तक सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चप्पे पर पुलिस बल तैनात, मैं बता दूं 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हरियाणा से तैनात यहाँ पर कर दिए गए हैं और पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे ड्रोन लगा दिए गए हैं और चारों तरफ नाके लगा दिए गए हैं। और पूरी छावनी के अंदर कहा जाए तो जींद को अवैध किला बना दिया गया। और सुरक्षा के इंतजाम रेलवे जंक्शन पर आप देख रहे हैं, रेलवे जंक्शन पर भारी पुलिस बल तैनात है, टप्पे पर जवान तैनात है। हालांकि मुख्य प्रधानमंत्री 17 तारीख को यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले महिला पुलिस बल भी काफी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी है और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हम बता दें कि मुख्यमंत्री हरियाणा के 2 बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और आए दिन कोई ना कोई मंत्री इसका दौरा कर रहा है। और जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन पूरा जो रास्ते हैं पूरे किले के अंदर तब्दील कर दिए जाएंगे। दीवारें हैं जो पूरी तरह सील कर दी गई और रास्ते भी पूरे अवैध बनाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि भारत के बदलते भविष्य की तस्वीर है। स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला ये कदम रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी की निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब जींद के इतिहास की नई पटरी पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ जो अहम सवाल है वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूं और पहला सवाल यही है, क्या रेल का नया दौर शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2, क्या डीजल को मात मिलेगी अब? और उसके बाद सवाल नंबर 3, क्या हाइड्रोजन एक नई ताकत बनने जा रही है? और सवाल नंबर 4 यही, क्या रेल की रफ्तार बदलेगी और क्या जीरो एमिशन का नया सफर कल से देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एक बड़ा और नया अध्याय इंडियन रेलवेज के इतिहास में कल बनने जा रहा है। और क्या रेलवे में ग्रीन क्रांति की शुरुआत हो रही है? क्योंकि लेस फ्यूल एमिशन, यहाँ पर तो जीरो फ्यूल एमिशन होगा। हाइड्रोजन ट्रेन है और हाइड्रोजन से चलेगी। लगातार इसे लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश शोट, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता एनएलडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी मलकाने, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले संदीप हिंदुस्तानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जो हमारे साथ हैं। हिंदुस्तानी जी, सवाल पहले आपसे कि कल तो एक बहुत बड़ा दिन मानकर चले, न केवल हरियाणा के लिए बल्कि देश के लिए, और हरियाणा के लिए तो खासकर इसलिए क्योंकि हरियाणा से हो रही है शुरुआत पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। नमस्कार बसंत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, देखिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अगर मैं हरियाणा के दृष्टिकोण से बात करूं चाहे देश के दृष्टिकोण से बात करूं,
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की भूमि से पूरे देश को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की जा सकती थी। इस तरीके की कल्पना को साकार करना ये मजबूत नेतृत्व में ही हो सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये सब संभव था। इसलिए हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको मोदी जी 17 तारीख को कल जींद से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। जींद से सोनीपत तक का ये पायलट प्रोजेक्ट है और आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये दुनिया की, भारत की नहीं मैं बोल रहा, दुनिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन है जिसमें 10 कोच होंगे। बाकी जगह आप अलग अलग कंट्रीज की आप बात करेंगे तो वहां पे कहीं पे उसमें 2 डब्बे होते हैं, कहीं पे 3 डब्बे होते हैं, कहीं पे 4 डब्बे होते हैं। दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की अगर शुरुआत हो रही है तो वो हरियाणा की भूमि जींद से हो रही है और वो एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद की भूमि पे आ रहे हैं। और मोदी जी जब जब हरियाणा आते हैं, हरियाणा की धरती से ऐसा नहीं कि उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को होता है, उसका फायदा पूरे देश की जनता को होता है। मोदी जी ने इसी हरियाणा की धरती से, रेवाड़ी से एक ऐलान किया था, एक संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार आई 2013 में जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। सैनिकों के सम्मान में उस रैली की कही हुई बात को मोदी जी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको साकार करके दिया और देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलने लगी। 2015 में मोदी जी फिर हरियाणा आए, पानीपत का वो ऐतिहासिक मैदान जहां से उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए एक नए अभियान की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो जो अभियान था वो हरियाणा का अभियान न बनके एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना था, क्या आपने देखा होगा। तो ये जो भी शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पर्व को मना के हमारी सांस्कृतिक वैभवशाली जो गौरवशाली यात्रा है उसका संदेश मोदी जी ने पूरी दुनिया को देने का काम किया था। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन ट्रेन है, जिस हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम जिस जीरो एमिशन की बात करते हैं, वो सारा जो सपना साकार है वो कल 17 तारीख को मोदी जी जब उस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के करेंगे तो हमारा सपना साकार हो जाएगा। सुरेश रोड साहब, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। सुरेश रोड जी, कल तो एक अच्छा दिन है, मुझे लगता है कि विपक्ष को कोई दिक्कत तो होगी नहीं इस चीज से, क्योंकि जींद से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो रही है और अहम चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो शामिल रहेंगे ही, वो तमाम विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया कल तो वो भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया रोड साहब इसी पर दे दीजिए कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है कि भाई जींद अपने आप में कल एक इतिहास रचने जा रहा है कि यहाँ की भूमि से शुरुआत हो रही है हाइड्रोजन ट्रेन की। रोड साहब। बसंत जी, देखिए समय के अनुसार बदलाव जो है वो स्वागत योग्य होता है। बिल्कुल, ये राजनीति से ऊपर उठकर बात कही है, लेकिन उद्घाटन या हरी झंडी तो नरेंद्र मोदी जी जहां भी देते हैं उसका बाद में नतीजा क्या निकलता है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज बारिश के मौसम में आप हजारों लाखों करोड़ के जिस हाईवे की हरी झंडी दिखाकर वही लूटते हो, वो उसमें गाड़ी ट्रक बस सब धसे जा रही। ये स्पेस टेक्नोलॉजी सिर चढ़कर बोल रही है। आज आप तो बिना सरिये के फ्लाईओवर बना रहे हो। हमने जिंदगी में नहीं सुना था प्लास्टिक के सरिये इस्तेमाल कर रही है सरकार। खैर, मैं उस विषय पे ज्यादा ना जाकर मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं देश के, हरियाणा आ रहे हैं, तो हरियाणा वासियों को इसमें कोई परेशानी थोड़ी होगी, बल्कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रदेश वासियों को तो खुशी होती है, चाहे कोई किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों न हो। कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश में आएगा तो बड़े विकास कार्यों का पिटारा खोल के जाएगा, ये उम्मीद होती है। और ये उम्मीद के साथ साथ ये सत्य में भी ऐसा होता है। लेकिन क्या बीजेपी जिस तरीके की बात कर रही है कि
ये एक इतनी बड़ी परियोजना है। अब आप किसी मारुति कंपनी की गाड़ी की बात कर लीजिएगा, एक गाड़ी आप खरीदते हैं, एक पेट्रोल से चलती है, दूसरी डीजल से चलती है, तीसरी सीएनजी से चलती है, सिर्फ ईंधन का तो फर्क है ना। आप इसको हाइड्रोजन से चला लो। आपने तो पेट्रोल में सारी की सारी गाड़ियां, इस ट्रेन से अलग जितनी भी कार है वो हैं, एथेनॉल मिलाकर गडकरी जी के बेटे की कंपनी का सारा कुछ ही पानी से चलाना शुरू कर दिया। इसको आप हाइड्रोजन बोलोगे या इसको पेट्रोल बोलोगे? हर रोज गाड़ियां बंद हो रही हैं। आप सिर्फ एक ईंधन के टेक्नोलॉजी के बदलाव में इसको दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हो। 12 इसमें डिब्बे होंगे और ये हाइड्रोजन से चलेगी। कितना लंबा रूट तय करेगी? आपने मेट्रो का एक पिलर नहीं लगाया। बुलेट ट्रेन की बात करते थे, कहाँ है वो? और मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में जींद से कुरुक्षेत्र तक दोपहर के समय में एक ट्रेन चलती थी वर्षों से, वो कोरोना में बंद कर दी, आज तक नहीं चली। उसके लिए आपको हम ये कहते हैं, अच्छा आप कोयला से ही चला लो, बिजली से भी नहीं चला सकते, ठीक है, पुराने से पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, ट्रेन तो चले। बात बड़ी वो बात आ जाती है कि थोता चढ़ा बाजेगा ना। ठीक है। जो प्रदेश में हालात है, अभी 4 दिन पहले आंधी तूफान में सड़कों के ऊपर जो पेड़ गिर गए थे वो जो की तो पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, कोई टूटे हुए पेड़ों को उठाने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये गडकरी जी के हम स्टेटमेंट सुन रहे थे कि मैं बस भी हवा में चला दूंगा। किसी के बेटे की एथेनॉल की कंपनी है तो किसी का स्क्रैप का काम है। इन गाड़ियों के ऊपर इनकी गीत दृष्टि लग गई है कि ये स्क्रैप में सारी की सारी लेके उस बड़े नेता के बेटे की कंपनी में कटवानी है, स्क्रैप में माला माल पैसा कमाना है। ठीक है। आपने दूसरा प्रश्न भी मेरे से किया था कि आपके वो विधायक भी जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद बनने वाले उम्मीदवार को अपना मत दे चुके हैं, वो हमारे तो रहे नहीं। वो बात अलग है कि भगवान ने हमारी इज्जत रखी, हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने सजग होकर पैरा दिया, नहीं तो ये 5 हमारी क्रॉस वोट हुई थी, 5 वोट ये इनवैलिड करना चाह रहे थे, 1 वोट वो इनवैलिड होने से बाल बच गई और हमारा कैंडिडेट श्री करमवीर बोध वो जीत गए। ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप चाहे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली भी ले जाए, ठीक है रोड साहब, आपके पास आऊंगा। मैं कवर कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे हमारे सस्पेंडेड विधायक को नरेंद्र मोदी जी अपने साथ जींद से चाहे दिल्ली भी ले जाए, कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है, बल्कि स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है रोड साहब, आपके पास मैं विजेंद्र रेड्डू साहब एनएलडी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। और फिलहाल रेड्डू साहब, अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जींद में इतिहास रचने जा रहा है और साथ ही कई ऐसे अमृत स्टेशन होंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करने वाले हैं। साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया जाएगा। इस पर आपका कमेंट चाहता हूं। बसंत शर्मा जी, देखिए हाइड्रोजन ट्रेन की जो शुरुआत होने जा रही है वास्तव में एक अच्छी बात है। और जिस प्रकार से ईंधन की बात आई, हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं सस्ता भी पड़ेगा और पॉल्यूशन रहित भी ये होता है। इस टेक्नोलॉजी से यदि साधन चलाए जाते हैं तो अच्छी बात है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस पूरी इंजीनियरिंग की टीम को, रेलवे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने ये ट्रेन को तैयार किया और ये उपलब्धि हासिल की। और इसमें विशेष तौर पर क्योंकि इसकी शुरुआत जींद से हो रही है तो मैं भी जींद से ही हूँ, इसलिए विशेष तौर पर मुझे और ज्यादा कि इस ट्रेन के माध्यम से जींद का नाम जरूर इतिहास में बार बार याद किया जाएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन हिंदुस्तान की जब शुरू हुई थी तो उसकी शुरुआत जींद से, हरियाणा के जींद से हुई थी। इसमें हरियाणा का नाम भी रहेगा दर्ज इतिहास में और जींद का विशेष तौर पर दर्ज रहेगा। इसलिए पूरी टीम को तैयार करने वालों को सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हमारे देश के राजा है, प्रधानमंत्री है, वो जींद की धरा पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ गृह जिले में वो पहुंच रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देश का राजा है, जिस भी प्रदेश में जाएगा बड़ी उम्मीद भरी आशाएं होती है लोगों की, आशा की निगाहों से देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, पता नहीं क्या कुछ कह के जाएंगे, क्या कुछ करके जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने मेरे को पूछा भी कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या हमें कल उनकी रैली में जाकर के उनको सुनना चाहिए। तो मैंने कहा भाई सुन लो,
सुनना चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो आपको जाना चाहिए, उनको सुनिए और हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। बट बसंत शर्मा जी, एक बात वही जो रोड साहब वाली है, मुझे भी उस बात का बड़ा संशय है और वो हकीकत में होती भी है, क्योंकि 18वीं बार प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की यात्रा कर रही है। दो वर्ष तो 14 का और 15 का तो संदीप ने बता दिया कि वहां पर 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करके आए थे, वो लागू कर दी। 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू शुरू हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभियान तो शुरू कर देते हैं, ये घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते? इन्होंने एम्स की घोषणा की थी झज्जर जिले में, प्रधानमंत्री जी खुद उसकी नींव रख करके गए थे, आज तक वो शुरू नहीं हुआ। सर दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट यमुनानगर में एक अलग से यूनिट बनाने की घोषणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करके गए थे, आज तक तो वह लागू नहीं हुई। हमारे जींद के एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका भी कह रहे हैं कि उसमें उद्घाटन किया जाएगा, उसका भी वहाँ फैसिलिटी तो आज तक नहीं दी है। तो मेरे पास है, दिल्ली में उसके आगे से आता जाता हूँ, तो वहाँ पूरी फैसिलिटी दी नहीं, उद्घाटन किया जा रहा है। यानी कि ये स्थिति जो है, नंबर एक बात तो हकीकत में प्रधानमंत्री से घोषणाएं करवाना और उन घोषणा को लागू नहीं करना, वो न केवल सरकार का, न केवल पार्टी का अपमान है, बल्कि पूरे प्रदेश का भी अपमान होता है कि आपके प्रधानमंत्री की कही हुई बातें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक अपमानजनक को मेरा निवेदन है कि इस बार की जो घोषणाएं हो उसको पूरा करवाने का काम करें। और नंबर 2 बात, हरियाणा के जो बड़े इश्यू हैं उनकी भी हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनको लागू करके जाएंगे। 2014 से 26 तक 12 वर्ष हो गए, हर प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हमारे हक में फैसला आ चुका है, आज तक हमें वो पानी तो मिला नहीं है। और हमारा पानी जो है राजस्थान को देने के समझौता कर लेते हैं, 62 साल पुराने समझौते लागू नहीं होते, 32 साल वालों के ऊपर भाग रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं उसका भी समाधान हमारे को दे करके जाए और वो घोषणा और डेडलाइन के साथ घोषणा करके जाए कि उस टाइम तक ये हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मैं दिलवाने का काम करूंगा। एक बड़ी बात, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी बहुत सारे अभियान चलाए, 1 रैंक 1 पेंशन भी दे दी। हरियाणा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को क्या फायदा हुआ? हम उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर दे करके जाएंगे जिसमें 10, 20, 50 हजार युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश को रिवेन्यू मिले, प्रदेश का उसका फायदा हो। देश का राजा आ रहा है आखिर यार, क्या वो एक अभियान चला करके जाएगा? स्वच्छता अभियान चला दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला दिया, क्या यही उम्मीद करेंगे? ठीक है सर, आपके पास लौटूंगा मैं। केसी मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मलकानिया, जब हाइड्रोजन ट्रेन तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बीजेपी देख रही है, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? अब ऐसे में पूरे देश की उपलब्धि अगर मान रही है भारतीय जनता पार्टी इसे, तो पूरे देश में इसे किस तरीके से फैलाया जाएगा, उसे लेकर सरकार के पास प्लान क्या है, या फिर केवल इसी उद्घाटन को लेकर हम खुश होंगे? सांझे आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी से नमस्कार। जहां तक हाइड्रोजन ट्रेन का सवाल है, पहले हम गाड़ी को कोयले से चलते थे, फिर डीजल से चलाना शुरू किए, बिजली से शुरू, अब पानी से, हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। तो विकास जो है एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है और चलती रहेगी। जब भी प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं तो वहां जाकर कई सौगातें देकर जाते हैं और उन घोषणा को पूरा करने में सही है कुछ टाइम लगता है और कुछ टाइम के बाद पूरी होती हैं, परंतु विपक्ष का काम है आलोचना करना। विपक्ष आलोचना कर सकता है, परंतु जो घोषणाएं होती हैं, जिस प्रकार जींद से हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, ये देश की पहली ट्रेन होगी जो पर्यावरण के साथ चलेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हरित क्रांति आएगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो स्वागत योग्य कदम हो उसका स्वागत करना चाहिए और प्रधानमंत्री के आने से हरियाणा के वासियों को और भी कई सौगातें आएगी। हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ भी कई सौगातों की आशा लगाए बैठा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत कुछ हरियाणा को और साथ लगते प्रदेशों को दे के जाएंगे। और इसके साथ साथ जब भी प्रधानमंत्री आता है तो उस प्रदेश में स्वच्छता और दूसरी कानून व्यवस्था से लेकर हर प्रकार के जो हैं वो काम किए जाते हैं। जहाँ तक SYL का पानी के सवाल है, हाँ ये बहुत लंबे समय से जो काम है वो रुका पड़ा है। हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और जो पंजाब है वो अभी तक अड़िग है, परंतु जिस प्रकार जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि चुनावों के बाद कोई भी पार्टी की सरकार आएगी तो केंद्र पर ये दबाव डाला जाएगा कि इसको जो है पानी दिया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।
ठीक है मलकानी साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। और लगातार संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब संदीप जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी फिलहाल उद्घाटन होने जा रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद आ रहे हैं, अच्छी बात, उसके लिए साधुवाद आपको। और एक अच्छी बात है, राजनीति से ऊपर उठकर अभी फिलहाल लॉर्ड साहब भी ये बात कहते हुए नजर आए कि समय के अनुसार कोई चीज होती है तो वो स्वागत योग्य होती है, और इसका स्वागत हम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उद्घाटन तक ये सीमित ना रहे? एक विजन कहते हैं ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास तो आने वाले 2047 तक का विजन, हमें क्या करना, कब, कैसे, कहां करना है। तो इसके बाद क्या अब हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन, क्या हम इसी को सोचकर खुश हों, या फिर इसके बाद हम ये भी सोचें कि आने वाले समय में इसे कहां, किस तरीके से फैलाया जाएगा, किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन ज्यादा फैलेगी? जी बसंत जी, देखिए, इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी घोषणाएं करते हैं, उनको जमीन। सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुक। जी बसंत जी, देखिए, इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे नेता हैं जो किसी भी चीज का शिलान्यास करते हैं, उसी का ही उद्घाटन करते हैं। मैंने आपको बताया 2013 में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। जैसे ही 2014 में हमारी सरकार आई, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 2015 में मोदी जी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जो पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान बना, और उसका फायदा ये हुआ कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो 1000 बेटों के ऊपर जो 923 बेटियां पैदा होती थी, आज बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां 1000 बेटों पे 1000 से ज्यादा बेटियां पैदा होती हैं। उसके बाद मोदी जी हरियाणा में आए, उन्होंने हरियाणा को केएमपी की सौगात दी। उसके बाद मोदी जी हरियाणा में आए, उन्होंने हरियाणा में रेवाड़ी में जो एम्स बन रहा है, ये विपक्ष के लोग जाके देख के आए, और जो सौगात दी वो आज रेवाड़ी में बन रहा है। उसके बाद मोदी जी हरियाणा में आए, उन्होंने दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात दी, 12,000 करोड़ रुपए का वो एक्सप्रेसवे, और उसकी हाई टेक्नोलॉजी कितनी जोरदार है मैं आपको बताता हूं। अभी 3 दिन पहले एक गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया था, उसमें आग लग गई थी, वो उस टनल के अंदर थी, द्वारका एक्सप्रेसवे वाली में। वहां स्प्रिंकलर से ऑटोमेटिक पानी बरसने लगा और उस गाड़ी की आग उसमें बुझ गई थी। ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो नांगल चौधरी के, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के उस छोर से 152 शुरू होके जो चंडीगढ़ पहुंचता है, वो मोदी जी की देन है। नहीं सर, ये तो उपलब्धियां तो आप गिना रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो आपने इनेलो प्रवक्ता का दिया जवाब। मैं तो सर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब हाइड्रोजन ट्रेन तो हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ अब कई ट्रैक तो ऐसे भी है जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। भी मोदी जी ने किया है, मैं वो बता रहा हूं कि जिनका शिलान्यास भी मोदी जी ने किया है। सर ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल ये कि हम इस ट्रेन को अब जींद से तो रवाना होते हुए देखने वाले हैं, कल फ्लैग ऑफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इसके बाद क्या प्लान है आपका? इसके विस्तार को लेकर क्या प्लान है? एक विजन तो होगा ना बीजेपी के पास। बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि गाड़ियां तो पेट्रोल से भी चलती हैं, फिर डीजल से भी चलती हैं, फिर वो लेके सीएनजी से भी चलती हैं, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई। इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी बदल दी, तो उससे क्या हुआ? देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं कांग्रेस के। यही कारण है कि पिछले 70 साल में जब इन्होंने राज किया था, हमारा भारत पिछले लगभग 150 साल पीछे चला गया जब इन्होंने राज किया था। इनको टेक्नोलॉजी से, इनको इनोवेशन से कितनी बड़ी दिक्कत है। इनको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बनाती है टेस्ला कंपनी, उसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये वही लोग हैं जो हमेशा टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करने के लिए जाने जाते हैं। एक मैं छोटी सी कहावत आपको बताता हूं, जो इन्होंने बताया कि क्या बदला। इनके जमाने में जो लोगों को पैसे मिलते थे, जो भी सरकार की सुविधाओं के पैसे मिलते थे, चाहे मैं बुढ़ापा पेंशन की बात करूं, किसी और पेंशन की बात करूं, वो उनके हाथ में मिलते थे। उससे पूरे देश में 4 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होता था हर साल। मोदी जी आए, मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना शुरू की, आज 4 लाख करोड़ की लीकेज है वो बंद होने का काम किया है। इनके समय में माताओं बहनों की जो खाना बनाती थी, लकड़ी के धुएं से उनके फेफड़े खराब हो जाया करते थे, हमने उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया है। उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया वो माताएं बहनें बता सकती हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो हाइड्रोजन ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन गवाह है नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि सोच है,
उसकी गवाह है, हाइड्रोजन ट्रेन गवाह है आत्मनिर्भर भारत की जो स्पीड है, स्केल है उसकी। हाइड्रोजन ट्रेन गवाह है भारत के इनोवेशन की और टेक्नोलॉजी की। हाइड्रोजन ट्रेन गवाह है 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी में जो हरित क्रांति आई है उसकी। और हाइड्रोजन ट्रेन गवाह है जिसको लेके दुनिया की सारी ताकतें क्लाइमेट चेंज से जिससे परेशान रहती हैं, उस क्लाइमेट चेंज में ये जो ग्रीन एनर्जी आई है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा ये कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं जान सकते। अभी आपके माध्यम से बताया है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन अभी 10 कोच की आई है, आने वाले समय में 20 कोच भी होंगे, 50 भी होंगे। और इसका जो किराया है, एक दिन एक इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये तो बहुत हाई कॉस्ट होती है, अमेरिका में चलती इतनी कॉस्ट होती है। इनको पता होना चाहिए अमेरिका वाले तो सैटेलाइट भी बनाते हैं, वो हमसे 10-10 गुना रेट ज्यादा के बनाते हैं और उनके सैटेलाइट से बेहतर काम हमारे देश के बने, इसरो के बने हुए सैटेलाइट काम करते हैं। तो इसका रेंट कितना होगा? अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने देश के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। और ये जो एक ऐतिहासिक जो सौगात हरियाणा को मिली है जींद की धरती से जो कल मिलने जा रही है, इसको सभी हरियाणा वासियों को, सभी दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी गर्व करना चाहिए। चलिए ठीक है, रोड साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। रोड साहब क्या कह रहे हैं? रोड साहब बताइए। हाँ बसंत जी, जैसे टेक्नोलॉजी की बात बताई गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एक बात भूल गए बीजेपी के प्रवक्ता साथी। हमारे समय में या किसी भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले किसी भी गवर्नमेंट के समय में टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग नहीं होता था। ये टेलीप्रॉम्प्टर की टेक्नोलॉजी भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद आई है कि प्रधानमंत्री सामने टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़कर बोलते हैं, देश और विदेश की धरती पर भारत की इज्जत की हर रोज धज्जियां उड़ती। जब टेलीप्रॉम्प्टर में कमी आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो वो फिर दाएं बाएं बंगले झांकने लगते हैं और किसी कैमरे वाले को टोकने लगते हैं कि कैमरा इधर करो, वो करो। वो अजीब हरकतें हर रोज कोई देखता है। ये टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो देश की जनता को देखने को मिली, ये भूल गए बताना, ये मोदी जी के समय में आई है। बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी तो एटीएम सबसे पहले हिंदुस्तान में श्री राजीव गांधी जी लेकर आए और इन्होंने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला पूरे देश में, हरियाणा की धरती से शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में किस तरीके से बेटी की इज्जत तार तार भारतीय जनता पार्टी के संसद में एक एक्सटेंशन पाइप डॉक्टर के द्वारा की गई। आपकी महिला आयोग की प्रदेश की अध्यक्ष कुरुक्षेत्र में आके अपने बीजेपी के सफेद पोष नेताओं को बचाने के लिए नर्सों को ब्लेम करने लग जाती है। इससे घिनौनी बात नहीं हो जाती। और जो महिला की प्रदेश की अध्यक्ष है श्रीमती रेणु भाटिया जी, अगर उनकी आप भाषा सुनोगे आप परिवार के साथ सुन नहीं सकते। इससे पता लगता है कि बीजेपी में किस तरीके से कुंठाग्रस्त लोगों का एक ये गिरोह है, कैसा एटमोस्फियर है यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष महिला आयोग की ऐसी भाषा बोल रही है कि आप उस बात को सुन नहीं सकते कभी। वो एक तो उस दरिंदे डॉक्टर ने, जो बीजेपी के नेताओं की मेहरबानी से वहां पर डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद भी कार्यरत था, उसने उस बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उससे भी ज्यादा उस बेटी की बेइज्जती, उसके परिवार और अभिभावकों की बेइज्जती महिला आयोग की चेयरमैन की भाषा के द्वारा की गई। मकसद क्या था? भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोष लोगों को बचाकर नर्सों को आप बदनाम कर दो। वो तो हिम्मत थी, नर्सों ने दबाव बनाया और उसने रिजाइन देना पड़ा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि जो माताएं बहनें हैं वो चूल्हे पे खाना लकड़ी के धुएं में परेशान होती थी, इनके समय में ठीक हो गया। अरे हमारे समय में तो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था माताओं बहनों को, आपने उसको 3 गुना कर दिया और उसका वजन घटा दिया। उसको देहात में माताओं और बहनें छोटू सिलेंडर बोलती हैं आजकल। उसका पहले आप दिखाते थे स्मृति ईरानी जी उस सिलेंडर के को लेकर जब चलती थी, तो तब तो बड़ा आपको लगता था कि इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं है। अब लोग कहते हैं अब ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार ने वजन भी घटा दिया और रेट 3 गुना कर दिया, तो आपने कौन सा भला कर दिया? आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं मेन विषय पे आता हूँ। इनके आरोप प्रत्यारोप में तो चाहे शाम तक कितने ही बुलवा लो, मैं इस विषय पे आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वो हरियाणा की धरती पे आ रहे हैं। हरियाणा के नागरिक होने के कारण तमाम हरियाणा के कांग्रेसी भी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ,
जैसे एक तो SYL नहर के पानी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में दिया और केंद्र सरकार को नियुक्त किया है कि आप अपने खर्चे पर एक ट्रिब्यूनल का गठन करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाएं। इस जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते। आप हरियाणा वासियों की पीड़ा को नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं समझ रहे हो, कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तो सम्मान कर लो। 16 से लेकर आज तक आपको इस बात की सूझ नहीं आई। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, हरियाणा की राजधानी की जो बात है ना, राजनीतिक राजधानी जींद को कहा जाता। आप जींद में ही बना के चले जाओ, जींद में आ रही है, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हरियाणा के लिए हो सकती। चंडीगढ़ में तो पंजाब ने आपको 12 एकड़ राजधानी के लिए जमीन खरीदने से भी मना कर दिया और आपकी केंद्र में सरकार और हरियाणा में सरकार आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। आप हाहाकार मची हुई है पूरे देश में। बीजेपी के वर्करों को भी तेल उसी रेट पे मिलता है। आप हरियाणा में आ रहे हो, हरियाणा के बहन और भाइयों को एक छूट देके जाओ। ठीक है, पेट्रोल पे, डीजल पे और गैस के सिलेंडर पे जो आपने रेट बढ़ाए हैं, अब तो सामान्य स्थिति हो गई है दुनिया में, ना तो कोई युद्ध है। आप उस रेट ठीक है, आपके पास में लौटूंगा सर। लगातार रेड्डू साहब हमारे साथ हैं। रेड्डू साहब, ये इस मौके पर क्या हम केवल यही सोचें कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत को मिल रही है, ये खुशी की बात है, या फिर ये भी सोचना होगा कि किस तरीके से अब हाइड्रोजन प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगे, इसका विस्तार किस तरीके से ज्यादा हो, ये भी तो सरकार के फोकस में होगा ना रेड्डू साहब? क्योंकि जब बात ईवी को लेकर होती है तो ईवी कंपैटिबल हमारे पास चार्जिंग स्टेशन सब तक नहीं है। अगर आप लंबे रूट पर जाएं तो उस समय एक पल के लिए तो ये भी हो जाता है कि CNG गाड़ी के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। रेड्डू साहब देखिए, बिल्कुल सही बात कही है आपने। जिस प्रकार से CNG की गाड़ी की बात है, आज भी CNG लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं। उपलब्धता नहीं है कि हम गए और CNG लेकर के आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से जो इन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, एक ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने चला दी। इसका विस्तार कब तक होगा और कितना होगा, बात तो वो है। पूरे इतने बड़े हिंदुस्तान में यदि एक ट्रेन इन्होंने चला दी तो ये एक नवाचार है, ये तो एक उपलब्धि है। लेकिन इसका आगे विस्तार कितना होगा? जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन का बड़ा हो हल्ला इन्होंने मचाने का किया था, आज वो बुलेट ट्रेन का कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, वो बिल्कुल लुप्त हो गई है। या कहीं एलियन के पास उनको भेज दिया हो कि वो आप वहां पर चला लेंगे, स्वर्ग में बैठ करके एलियन चंद्रमा पर वहां भेज दिया हो। कहीं ये हाइड्रोजन ट्रेन भी एलियन के लिए तैयार नहीं की जा रही हो, ये देश के लिए तैयार हो रही है। तो इसका विस्तार भी पूरे देश में होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन ट्रेनों की प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, संदीप भाई ने बहुत सच्ची बात कही है। इन्होंने कहा कि रेवाड़ी में एम्स बन रहा है। इन्होंने और भी कई बातें कही कि ये बन रहे हैं। भाई मैंने भी यही कहा था, बन रहे हैं और बन चुके हैं। काम शुरू, मतलब उसकी सेवाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं या बन ही रही हैं। वो कब तक बन रहे होंगे, यही तो मेरा प्रश्न है कि घोषणाएं तो कर देते हो, वो तैयार नहीं होते हैं। एम्स बन रहा है, थर्मल प्लांट बन रहा है, ये जो है ना मेट्रो गाड़ियां के ब्रिज बन रहे हैं, पिलर बन रहे हैं। अरे भाई बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कभी वो बन करके कंप्लीट कब होंगे? यही मैं पूछना चाह रहा था कि केवल घोषणाएं ना करें, उसको धरातल पर उतारने का काम करें। घोषणाओं से कुछ नहीं होना जाना है जब तक उसको पब्लिक को उसकी सेवाएं मिलनी शुरू ना हो जाए। वही मेरा प्रश्न है बार बार कि घोषणाएं तो हर बार हो जाती हैं लेकिन वो लागू नहीं होती हैं। और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका भी मोदी जी घोषणा कर करके जाए, क्योंकि इसके जो है ना ट्रायल तो हो चुके हैं, कई ट्रायल हो चुके हैं, ये कामयाब हो रही है ट्रायल्स में। तो कितना विस्तार होगा, कब तक होगा, बुलेट ट्रेन की तरह से ये लुप्त ना हो जाए, इसके बारे में भी विस्तार से बताने का काम करें। और इसके अलावा जैसे ये चार्जिंग वाली बात है, आपने कहा कि ईवी के चार्जिंग पॉइंट्स आज भी कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से रोड पर कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं उनका डेवलपमेंट नहीं है। ये इसका CNG का डेवलपमेंट नहीं है, ये चार्जिंग का डेवलपमेंट नहीं है। LPG गैस इतनी महंगी कर दी गई है। तो ये जो है ना, इनके साथ साथ इनको पब्लिक के हित को देखना चाहिए। आज तो हालात ये हैं बसंत जी, हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी के लिए 60-60 दिन 2-2 महीने धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। और ये एक और बड़ी बात,
एक दिन टी लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, फिर लगा देते हैं। क्या सरकारें ऐसे चलती है? क्या सरकार में कोई डिसीजन मेकर नहीं है क्या? एक बार फैसला हो गया तो हो गया। मुख्यमंत्री लगवा देता है, सुपर मुख्यमंत्री बढ़वा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री साइड हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले ये तो निपट ही गया मामला चानोद गांव का, शुक्र है। चलिए आपके पास में लौटूं। इसलिए है हाँ, ये बसंत जी, बस लास्ट में करता हूँ इसी बात में। जब वहां पर धरने पर लोग सख्त हुए और उन्होंने आह्वान किया कि पूरे उत्तर भारत की सभी खापों को बुला करके हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात करेंगे और हम मिलेंगे, हमें रोक करके दिखाना, इसी प्रेशर और इसी दबाव में ये पानी दिया गया। पानी तो ये देना आज भी नहीं जा रहे थे। ठीक है, मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मलकानिया साहब, अब ऐसे में क्या रोजगार को लेकर भी बातचीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन हम चलाएंगे, रोजगार मिलेगा, 26,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिटारे से हरियाणा को देंगे? देखो, जब भी कोई ट्रेन चलती है, ट्रेन चलाई है तो इसका विस्तार भी होगा, परंतु कई इसमें कमियां भी होती है, कई जो कठिनाइयां आती हैं। जैसे अब चार्जिंग स्टेशनों की बात है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनें गाड़ियां हमने चला ली, परंतु उसके लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सीएनजी गैस के हमने चला दिया, वो उसके लिए सीएनजी स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसका उपयोग करता है, तो उपयोग करने के बाद पता लगता है कि इसमें क्या कमियां हैं और उनको हम कैसे दूर करें। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जब जींद से हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी तो निश्चित ही अगर ये सफर रहा तो इसका विस्तार भी होगा और जगह भी चलेंगी। और जब भी कोई जो विकास है निरंतर प्रक्रिया और तकनीक भी बदलती रहती है, जैसे जैसे तकनीक बदलती है उस प्रकार जो है कठिनाइयां आती है और उसका जो है सुधार भी होता है, उसका समाधान देखा जाता है। तो इस प्रकार हमें देखना होगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है ये जींद से चली है, इसके बाद देश के और कौन से भागों से चलेगी और किस प्रकार चलेगी। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के जींद से ये ट्रेन चल रही है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और कई सौगातें देंगे। और होता है कई घोषणाएं की जाती हैं और उनको पूरा करने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे और जो SYL का या दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी नजर डाली जाएगी। और लगता है कि जिस प्रकार विपक्ष मुखर होकर आगे सामने आता है और विपक्ष जब मांग उठाता है तो चैनत गांव के जो है उसमें 4 इंच का बोर की जो मनोहर लाल जी ने इजाजत दिला दी है और वो मामला निपट गया। तो इस प्रकार कई बार आंदोलन करने पड़ते हैं, तभी जो है सरकार जागती है और जो समस्याएं का निपटान होता है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे तो ये पर्यावरण मित्रता की ट्रेन होगी और इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। और अगर ये सफल रही तो देश के और भागों में भी चलेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और इसके साथ साथ हरियाणा भी खुशहाल आएगा। हरियाणा के युवकों को भी सब एक और चीज यहाँ पर एक अहम तो ये भी तो है ना कि अभी कई ट्रेन ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, कहीं पर रेलवे ट्रैक ठीक नहीं है, कई जगह ऐसी है देश में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आगे बढ़ते जाओ पिछला छोड़ते जाओ, उन्हें भी तो सेट करना होगा ना। ये सरकार की ड्यूटी है कि जो हमारी तकनीक चल रही है, चाहे कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, डीजल ट्रेन चल रही है, कोयले की चल रही है, जिस तरह भी चल रही है उनका सुधार होना चाहिए, ट्रैक्स को ठीक करना चाहिए। और जैसे बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, बुलेट ट्रेन के लिए तो बहुत तकनीक चाहिए, बहुत सहायता चाहिए, परंतु जो हमारी वर्तमान ट्रेनें चल रही हैं उनके लिए जो पटरियां हैं उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, उनकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक्सीडेंट दुर्घटना जो है कम होनी चाहिए। अब जैसे अंडर ब्रिज बनाए जाते हैं तो अंडर ब्रिज जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है तो उसमें कई डूब जाते हैं, तो तकलीफ तो हमने अंडर ब्रिज की भी निकाल दी, ओवर ब्रिज की भी निकाल दी, परंतु उसका समाधान जो है वो साथ साथ में होना चाहिए। जब अंडर ब्रिज बनाते हैं तो उसकी पानी की निकासी का प्रॉपर प्रवाह, जहाँ ट्रैक बनते हैं उनका रख रखाव का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है उस प्रकार ही सरकार आगे बढ़ती है और उसमें कई कमियां नजर आती हैं और उन कमियों को सुधारा जाता है और सुधारा जाना चाहिए। ये विकास निरंतर प्रक्रिया है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता से हिंदुस्तानी साहब जी आखिरी प्रतिक्रिया सर। देखिए, 2 लाइनें मैं बसंत जी बोलना चाहूंगा क्योंकि कल का दिन हरियाणा के साथ साथ देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो
दो लाइनें कि हाइड्रोजन आड़ी रेल चला दी मोदी जी ने, भारत की दुनिया में धाक जमा दी मोदी जी ने, विकसित हरियाणा की राह बना दी मोदी जी ने, नायब जी के संग संग देखो तरक्की की मसाल जली रे, हाइड्रोजन चलिए आड़ी ठीक है, रेल अब चली देखने रे, की बात है बिन कि बिजली कितना बिन फायदा तेल चली सुधार रे। होता है। बहुत बहुत शुक्रिया